प्लास्टिक की थैली तो बहुत भारी लग रही है। क्या होगा इसमें? हाँ! हेलो पुलिस। पहचान छुपाने के लिए कातिल ने विक्टिम का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है सर। कोई बात नहीं कामिनी जी, एक्सपर्ट इस महिला का चेहरा बना लेगा। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी घर हैं सबसे पूछताछ करो। ओके सर। राजेश, तुम्हें कैसे पता चला कि इस प्लास्टिक की थैली में किसी महिला का कटा हुआ सर है? सर मैं रोज की तरह कबाड़ बीन रहा था तो मुझे ये थैली दिखाई दी। थोड़ी भारी थी तो मैं इसे खोल कर देख लिया तो उसमें कटा सर पड़ा था। फिर मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया सर। जब तुम यहाँ आए तो तुमने किसी को थैली फेंकते हुए देखा था क्या, या किसी ऐसे आदमी को जिसके हाव भाव अजीब हो या थोड़ा घबराया हुआ हो? नहीं सर, जब मैं आया तो यहाँ कोई नहीं था। ठीक है, तुम जा सकते हो। कामिनी जी, इस नदी पर आने जाने वाले सारे रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी हैं, आज से पिछले 10 दिन तक के मुझे वो सारी फुटेज चाहिए। सर, महिला की फोटो बन गई है। ये रही फोटो। और सर, इसमें नदी की और जाने वाले रास्तों की सीसीटीवी फुटेज भी है। फोटो को सभी पुलिस चौकी में भेज दो और सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मैं कमिश्नर सर के ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे आने तक सारी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। कुछ पता चला कामिनी जी? नहीं सर, किसी भी थाने से कुछ पता नहीं चला कि महिला कौन थी। ऐसे कैसे पता नहीं चला? और फुटेज का क्या हुआ? सर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हम कातिल के बारे में जान सके। फुटेज कहाँ है? कामिनी जी, कातिल का पता चल गया। कौन है सर? ये है कातिल। सर, आप ये पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? गौर से देखो इसे। इस फुटेज में और बाकी फुटेजेस में सभी लोग बिना मास्क और कैप के हैं, और ये आदमी बारिश वाले दिन में कैप पहनकर चल रहा है और कोरोना के जाने के साल भर बाद भी मास्क लगाकर घूम रहा है। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि इसे भी पता है कि रास्ते में सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी गंजा हो या उसके सिर पर डैंड्रफ हो, उसके बाल झड़ते हो या उसे स्टाइल में रहना पसंद हो, और इन्हीं सब वजह से लोग कैप पहन लेते हैं सर। राइट, लेकिन इस पर शक करने का कारण ये है कामिनी जी कि ये आदमी उसी रोड के अगले सीसीटीवी फुटेज में नहीं, लेकिन 10 मिनट बाद वापसी वाले फुटेज में वो है, और इसी बीच में वो घाट है जहां हमें कटा हुआ सर मिला था। वाह सर, आप तो सच में कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। आरटीओ ऑफिस से इस बाइक की डिटेल्स निकालिए। सर, ये एड्रेस है अरविंद पिल्लाई, अरविंद निवास, नियर बाय साकिनाका गार्डन। अरविंद पिल्लाई? जी हाँ, कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। आप इस महिला को जानते हैं? जी हाँ, ये सुलोचना जी हैं, मेरी किराएदार। बोलिए, क्या बात है? इनका कत्ल हो गया है 2 दिन पहले। तुम्हें नहीं पता क्या? किसने मारा? यही तो पता लगाने हम यहाँ आए हैं। इनके घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं, वो अकेली ही रहती थी। जब वो घर नहीं आई तब तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर, इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि सुलोचना जी का ऐसा करना रूटीन था। कभी कभी तो 15-20 दिन घर नहीं आती थी। हो सकता है उनका काम ऐसा हो।
सर, इस अरविंद को देखकर ऐसा लगता नहीं है सर कि इसने कत्ल किया होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा नहीं सर आपने? हमसे बात करते हुए वो कितना नॉर्मल था, जबकि पुलिस का नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं सर। बात तो तुम्हारी सही है कामिनी। पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर। अरविंद से एक बार और मिलना पड़ेगा। चलो। माफ करना अरविंद, मेरा मन में एक सवाल है, मैं वही क्लियर करने आया हूँ। तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? घर के साफ सफाई में लग गई थी सर। इफ़ यू डोंट माइंड, हम तुम्हारा साफ सुथरा घर भी देखना चाहते हैं। देखिए, आप लोग ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, पर हम तो घुस चुके हैं अरविंद जी। पूरे घर की तलाशी लो। सर, सुलोचना एक विधवा थी और मैं भी अकेला था, जिसके कारण हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने सुलोचना से 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो पैसे बिजनेस में डूब गए, जिसकी वजह से वो मुझे आए दिन टॉर्चर कर रही थी सर। मेरी परिस्थिति समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। जब तक सह सकता था सहा, लेकिन उस दिन बाद हाथ से निकल गई थी। वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं उसकी लाश देखकर डर गया था सर, और इस क्राइम को छुपाने में जुट गया। जो रिश्ते कड़वे हो जाए उनसे दूर जाना अच्छा होता है अरविंद जी, जान से मारना नहीं। अब सड़ो जेल में उम्र भर। शुक्र है भगवान का बच गया। उस कुत्ते ने तो मार ही दिया था। वो तो लाश लग रही है। हेलो पुलिस। सर, लाश की सूचना देने वाले का नाम रघु है। बाइक का बैलेंस बिगड़ जाने से वो यहाँ आकर गिरा, तो उसने लाश को नोटिस किया और इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर दिया। लड़की जीवन हॉस्टल की थी। मिस्ट्री, इस कंकाल का इस लड़की से कोई रिश्ता है या नहीं, यही एक क्वेश्चन है। एनीवेज, तुम इनकी फोटोज लेकर इन्हें जल्दी से फॉरेंसिक लैब भेजो। उसके बाद देखते हैं कि ये जीवन हॉस्टल की क्या कहानी है। हेलो रिधिमा जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन? जी, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु और ये है मेरी असिस्टेंट कामिनी। यहाँ आने की वजह? अंदर आकर बात करें? यस यस प्लीज। आप ऐसे गीले? बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही है। जी नहीं, तो बस ऐसे ही एक लड़की ने मजाक में पानी डाल दिया, तो यू नो ना, जवान लड़कियां बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। इसे पहचानती हैं आप? नंदिनी? ये तो नंदिनी की फोटो है। क्या हुआ इसे? ये मर चुकी है। इसकी लाश यहीं पास के तालाब से मिली है। इसके बारे में आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। सॉरी इंस्पेक्टर, ये यहाँ हॉस्टल में रहती है और LBS कॉलेज से MBA कर रही थी। बस इतना ही जानती हूँ इसके बारे में। आप इसके इंस्टीट्यूट से जाकर पूछ सकते हैं।
नहीं सर, वो हमारी दोस्त जरूर थी, पर कॉलेज खत्म होते ही वो सीधे अपने हॉस्टल चली जाती थी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, कुछ पता चले तो हमें इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। चलिए सर। कामिनी, तुम्हें नहीं लगता वो लड़की कुछ छुपा रही है? क्या बात है, आपको कैसे पता चला सर? तुमसे बात करते हुए वो टेंशन में थी। अरे वाह सर, मैं तो नोटिस ही नहीं कर पाई ये सब। आपने कैसे कर लिया सर? अपना तो ऐसे ही है। बाय द वे, उसकी सीडीआर भी निकलवाओ। सर, नंदिनी के सीडीआर में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। बस एक लड़के के कुछ फोन कॉल्स दूसरों से ज्यादा है। लड़के का नाम रोहन है, जिससे प्रिया की भी बातचीत होती रहती है। बुलाओ उसे। आई थिंक सर हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी जवान लड़के या लड़की पर शक करने से उन पर मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है सर। वो केस अनसोल्व रह गया तो हम पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, क्या एक और लाश? सर, ये तालाब तो खूनी तालाब बनता जा रहा है, और इस लड़की की उम्र तो नंदिनी जितनी ही लग रही है। सर, कहीं ये भी जीवन हॉस्टल और एलबीएस कॉलेज से तो नहीं है? हो सकता है। कहिए इंस्पेक्टर, अब क्यों बुलाया है? वो तो बता देंगे, पर आपके हाथ पर ये चोट कैसी? फ्रूट काटते समय चाकू लग गया था। क्या आप इसे पहचानती हैं? ये तो दिव्या है, प्रिया की रूममेट और क्लासमेट भी। प्रिया कौन है? सर, मैं हूँ प्रिया। लास्ट टाइम जब तुम्हें कॉलेज में मिले थे तब तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम जीवन हॉस्टल में ही रहती हो? आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अब पूछता हूँ, तुम्हारी दिव्या से किसी बात को लेकर झगड़ा या कोई उलझन या कोई दुश्मनी थी? सर, दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन वो कल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। वो अच्छा लड़का नहीं है। वो कॉलेज की लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता है। आई थिंक उसी ने मारा होगा दिव्या को। तुम्हारी इस श्योरिटी की वजह? दिव्या से पहले नंदिनी उसकी गर्लफ्रेंड थी, और उसने मुझे भी टारगेट किया था। रोहन नाम है ना उसका? जी सर। एड्रेस? क्रॉस रोड, रूम नंबर 5। सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये तय करना हमारा काम है रोहन जी। आप ये बताइए, कल रात कहाँ थे? दिव्या से मिलने गया था। उसे मारा क्यों? मैंने कहा ना सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं प्यार करता था। प्यार तो तुम नंदिनी से भी करते थे और प्रिया से करने की कोशिश भी कर रहे थे। पहले क्या था क्या नहीं मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर। बस इतना कहूंगा कि मैंने दिव्या को नहीं मारा। मैंने खुद उसे उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ा था। मुझे लगता है दिव्या को वार्डन ने मारा है। वार्डन? उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है सर। वो हॉस्टल की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का मौका ढूंढती रहती है। लड़कियों को फंसाने के लिए ही उसने अपने हॉस्टल का रेंट बाकियों से आधा रखा है। दिव्या उससे बहुत परेशान थी, लेकिन सस्ता होटल होने की वजह से कोई भी लड़की वहां से निकल नहीं पा रही थी। सर, आई थिंक रोहन सच बोल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सर। कहाँ निकलने की तैयारी है वार्डन जी? देखिए, अभी मुझे बहुत काम है, सो प्लीज आप लोग बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन करिएगा। अभी मैं ट्रेकिंग पर जा रही हूँ। ट्रैकिंग इस इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा जरूरी नहीं है रिद्धिमा जी। एक कंकाल 2 लाशें बरामद हुई हैं,
जिनका संबंध आपके हॉस्टल से है। एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपका इंटरेस्ट लड़कियों में है? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ठीक है, अगर आप कहती हैं कि ये बकवास है तो प्लीज, जब हम आपसे मिलने आए थे तब आप भीगे हुए थे और नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में चोट लगी थी, उसका सच बताइए। वो हाथ फ्रूट काटते समय चाकू से कट गया था और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और भीगने का भी सच मैंने बताया था कि एक लड़की ने मुझ पर पानी गिराया था। लड़की का नाम शालिनी। रिधिमा मैडम सच कह रही है सर, मैंने ही इन पर पानी फेंका था। ये मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सर, कंकाल के रिपोर्ट्स आ गए हैं सर। उसका डीएनए कॉलेज से मिसिंग लड़की काजल के पेरेंट्स से मैच हो गया है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स काजल भी जीवन हॉस्टल में ही रहती थी। मुझे काजल की पूरी डिटेल्स चाहिए। हाँ प्रिया, बोलो। सर, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। नंदिनी और दिव्या के मिसिंग होने से पहले उन दोनों को किसी का फोन कॉल आया था जो उन्हें एग्जाम पेपर्स देने का प्रॉमिस कर रहा था। उसी का फोन मुझे भी आ रहा है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बात करो उससे। अगर मिलने के लिए कहे तो हाँ कह देना, बाकी हम देख लेंगे। हेलो जी, चाहिए। जी कहाँ? जी सर, वो मुझे रात 10 बजे कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर बुला रहा है। तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। श्याम जी, ये तो हमारे कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी के काम की आड़ में खूनी पहली बार देखा है। जो भी कहानी है सुना डाल। मैंने जिन्हें भी मारा है वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची काजल को मारा था। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। काजल मुझसे फोन पर बात कर रही थी, तभी वहां नंदिनी, दिव्या और प्रिया ने काजल से फोन छीन कर साइड में रख दिया, लेकिन फोन अभी कटा नहीं था। उसके बाद इसने और इसकी सहेलियों ने रैगिंग के नाम पर प्रिया के कपड़े तक उतरवा दिए। और जब उसने पुलिस की धमकी दी तो तीनों हैवानों ने मिलकर उसे जान से मार डाला और लाश को कहीं छुपा दिया। अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए मैंने कॉलेज में गार्ड की जो पकड़ ली और एग्जाम पेपर्स के बहाने एक एक करके सबको मारने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था, उसके कातिलों को मैं जिस तालाब में फेंक रहा हूँ वही तालाब ने मेरी काजल को खुद में संभाला हुआ है। बाबा, आपने जो भी किया वो तरीका गलत है। आपको पुलिस में कंप्लेंट करके केस लड़ना चाहिए था। किसी से भी होशियारी करना, पर कामिनी से मत करना। थैंक गॉड ये केस सोल्व हो गया। मेरे साथ काम करेंगे तो केस कभी अधूरी नहीं छूटेगी सर। आप तो सचमुच में खास हैं। अपना तो ऐसा ही है सर। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे क्रिमिनल ने नेहा को मारने की कोशिश की थी। अब आगे। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो। तुम सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
तुम बस ये बताओ कि 2 दिन पहले आखिर हुआ क्या था। 2 दिन पहले मैं केबीसी एक्टर हायर ऑफिस में गई थी अपनी प्रोफाइल देने के लिए, ताकि वो मुझे हेल्प करे मूवी में रोल दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखकर मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने टोपी पहनी थी और उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसने मुझे कहा कि एक मूवी के लिए कास्ट हायर हो रही है और उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें एड्रेस था। मैं अगले ही दिन रेडी होकर उस स्टूडियो में गई और मैंने वहाँ बस चाय पी और उसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी की कार में पाया और उस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि हीरोइन बनना है तो तुम्हें उनके हर क्लाइंट को खुश करना होगा और जब जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना होगा, वरना वो मेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियो मेरे परिवार वालों को भेज देंगे। मैं क्या करती? मुझे यही सही लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, हम उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तो ये कास्टिंग काउच का मामला है। न जाने कितनी ही लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। नेहा, ये बताओ तुम्हें उस कार या इंसान के बारे में कुछ भी याद है? कोई भी छोटी से छोटी बात? हाँ, बस इतना ही कि उस कार के पीछे एक रोज का टैटू जैसा कुछ बना हुआ है और जो आदमी मुझे धमकी दे रहा था उस आदमी की उंगली पर भी रोज का टैटू बना हुआ था। हो ना हो ये सभी लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। नेहा, तुम हमें उस ऑफिस का एड्रेस दो जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। नेहा एड्रेस दे देती है। उसके बाद राठौर और कामिनी दोनों उस ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर राठौर की नजर सामने लगी एक बड़ी सी दीवार पर जाती है जहां राठौर को सुमन की फोटो भी लगी हुई दिखाई देती है। ये तो सुमन की फोटो है ना? हो ना हो सुमन का भी नाता इस केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहां ऑफिस का मालिक आ जाता है। एक दिन आप दोनों की फोटो भी यहाँ लगी होगी। ये मेरे बेस्ट एक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज तरक्की कर रहे हैं। तो बताइए, आप दोनों को भी हीरो हीरोइन बनना है क्या? तो हम बना देंगे। तब कामिनी नेहा की फोटो दिखाकर कहती है, नहीं, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो। क्या इस लड़की को तुम जानते हो? देखा है यहाँ इसे? हाँ, मेरे ऑफिस आई थी। मैंने मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। एक्टिंग छोड़कर कुछ और काम कर लो। बस इतना ही। उसके बाद वो चली गई थी। हर रोज का ही है। अब अगर बिना टैलेंट वाले लोग आ जाएंगे तो क्या हम हर किसी को उठाकर हीरो हीरोइन थोड़ी ना बना देंगे? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। राठौर देखता है कि कुणाल के हाथ में भी रोज का टैटू बना हुआ है। सर, ये कुणाल भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। इसके हाथ पे भी वही टैटू है। जी कामिनी जी, ये कोई बहुत बड़ा जाल है। इसकी तह तक जाना होगा। राठौर बाहर आ जाता है और राठौर देखता है कि सामने चाय वाला उसे ही देख रहा होता है। राठौर चाय वाले के पास जाता है और नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और तभी राठौर देखता है कि चाय वाला लगातार एक आदमी को इशारा कर रहा होता है। जब राठौर उस आदमी को देखता है, सर, ये आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा नेहा ने बताया था, टोपी और लंबे बाल दाढ़ी वाला। तभी वो आदमी वहां से भागने लगता है। दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो भागते हुए गलियों में चला जाता है और अचानक ही किसी के घर में घुस जाता है। सर, कहाँ गायब हो गया? न जाने किस घर में घुसा है। राठौर तीनों घरों को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि वो आदमी किस घर में छिपा हुआ है। और तीसरे वाले घर का ताला तोड़कर राठौर उस आदमी को पकड़ लेता है। सर, आपको कैसे पता था ये आदमी इस घर में आया था? कामिनी जी, पहले घर में गेट पर ताला लगा हुआ था और सभी खिड़कियां बंद थी, तो इतनी जल्दी वो इस घर में तो नहीं जाता। वहीं दूसरे घर के बाहर लोगों के जूते और चप्पल थे, यानी उस घर में लोग थे, इसलिए उस घर में भी नहीं गया। लेकिन इस घर के गेट पे तो
ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कैसे आया? कामिनी जी, ये खिड़की से अंदर आया। खिड़की खुली ही थी और अंदर आने के बाद इसने जल्दी से उसे बंद भी कर दिया। सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। तभी राठौर उस आदमी को पकड़कर उठाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने नकली बाल और दाढ़ी लगाई हुई थी और ये वो चाय वाला है जो डायरेक्टर के स्टूडियो के बाहर था। ये सब क्या चल रहा है? सब सच बता। मैं सब सच बता दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। मैंने ये सब पैसों के लिए किया। पहले अपना मुंह खोल और सब सच बोल। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरे और मेरे भाई के पास तो बस एक पार्सल आता था जिसमें एक लड़की का नाम और फोटो, पैसा और एक पता होता था जो मुझे उसी लड़की को देना होता था। बाकी मुझे नहीं पता उसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है। राठौर दोनों चाय वालों को पकड़ लेता है। कामिनी, अब क्या करना है आपको मालूम है ना? जी, अभी करती हूँ। कामिनी, प्रमोद और कुणाल नेहा और प्रिया को कॉल करके बुलाते हैं। क्या हुआ सर? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा यहाँ क्या काम है? बताते हैं, रुके तो। आप लोगों को पता है कास्टिंग काउच के बारे में? मैडम, अब ऐसा कहाँ होता है? और वैसे भी हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हमें इन सब से क्या मतलब? अच्छा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि नेहा जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे भी कास्टिंग काउच के जाल में फंसाया गया है। और इन सब में आप दोनों के ऑफिस के बाहर चाय वाले शामिल हैं। क्या सच में? आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन वो असली क्रिमिनल नहीं है। वो तो बस एक मोहरा थे। असली क्रिमिनल तो आप हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? राठौर कुणाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर लगी पट्टी को हटा देता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे, चोट लगी है मुझे। लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है, वहां कोई चोट नहीं थी। तब राठौर चाय वालों को बुलाता है और उनका टैटू वाला हाथ दिखाता है। जी साहब, यही है वो आदमी जो हमें लेटर देने आया करता था। हमेशा खुद को कवर करके आता था, बस इसका यही हाथ दिखाई देता था। यही है वो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तभी और पुलिस वाले आकर कुणाल को पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है साहब, आपका मुजरिम मिल गया। अब मैं चलता हूँ। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? नेहा, जाओ जरा प्रमोद जी की कार तो देख कर आओ। नेहा बाहर जाकर प्रमोद की कार देखकर आती है और कहती है, सर, ये वही कार है। क्या बोल रही है ये लड़की? कौन सी कार की बात हो रही है? प्रमोद जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी राठौर प्रमोद के हाथ से उसकी रिंग्स हटा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगर पर बना रोज का टैटू भी दिख जाता है। सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था। अब सच बोलोगे या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ, सब कुछ मैंने और कुणाल ने मिलकर किया। हम ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो शहर में हीरोइन बनने आई हो, और उनको किडनैप कर उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम पूरा करवाया करते थे। और काम निकल जाने के बाद उनका वीडियो अपलोड करके पैसे कमाते थे। इसे उठाकर जेल में डाल दो। नेहा और प्रिया भी राठौर को थैंक यू कहती हैं और चली जाती हैं। सर, आपको मालूम कैसे हुआ कि प्रमोद भी इन सब में मिला हुआ है? जब हम उसके स्टूडियो गए थे तो मैंने उसकी कार देखी थी और उसके हाथ में वो बड़ी बड़ी रिंग्स भी देखी थी जो उसने जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए पहनी हुई थी। और उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से शक तो था ही प्रमोद पर, इसलिए सारे प्रूफ्स मिलते ही वो पकड़ा गया। सर, आप तो कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। रात का समय था। डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। उसके हाथ में एक टेडी था जिसे वो टीटू के नाम से बुला रहा था। डैनियल की उम्र 24 साल की थी,
लेकिन उसका दिमाग एक 10 साल के बच्चे की तरह था। टीटू, मैंने ना आज पेट भर के खाना खाया। तुमने खाया ना? आज तो कुक अंकल ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। तभी डैनियल के पापा मैथ्यू वहाँ आ जाते हैं। वो डैनियल को कुछ गोलियां देते हैं जिससे उसकी दिमागी हालत में सुधार आ जाए। बेटा डैनियल, जल्दी से ये मेडिसिन फिनिश करो। चलो, यू आर अ गुड बॉय ना? नो पापा, वो दवाई बहुत कड़वी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे खाने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। डैनियल दवाई लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैथ्यू ने उसे समझाया और दवाई खिलाई। मैथ्यू डैनियल का बहुत ख्याल रखता, लेकिन ये बात मैथ्यू का दूसरा बेटा एरिक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो डैनियल से हमेशा जलता रहता। उसे ऐसा लगता जैसे डैनियल की वजह से उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। डैनियल का एक डॉगी भी था। डैनियल हमेशा उसको अपने साथ रखता। एक दिन एरिक अपने रूम में ड्राइंग कर रहा था। डैनियल खेलते खेलते उसके कमरे में पहुंच गया। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझसे बिना पूछे तुम अंदर कैसे आए? I'm sorry एरिक भाई, I'm sorry। डैनियल एरिक से माफी मांग रहा था, लेकिन एरिक ने उसे धक्का दे दिया और सामने रखे रंग उस पेंटिंग पर उड़ गए। इस बात से एरिक और भी गुस्सा हो गया और डैनियल को रूम से बाहर निकाल दिया। डैनियल रोते रोते अपने कमरे में चला गया। एरिक को डैनियल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी रात डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। रात के तकरीबन 11 बजे एरिक गुस्से से डैनियल के कमरे में जाता है। उसके हाथ में एक नुकीला ब्रश था। भाई, तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। सब हर वक्त सिर्फ तुम्हारे आसपास रहते हैं। डैनियल का ध्यान रखो, उसे खाना दो, नाश्ता दो, उसकी दवाई। सिर्फ डैनियल डैनियल डैनियल। मैं तो जैसे इस घर में हूं ही नहीं। आज जब तुम मेरे कमरे में आए थे और मेरी पेंटिंग खराब की थी, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे। अगली सुबह जब एक नौकर डैनियल के कमरे में गया तो नौकर जोर से चिल्लाया। नौकर की आवाज सुनकर मैथ्यू और माइकल दोनों डैनियल के कमरे की ओर दौड़े। सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। एरिक के हाथों में वही ब्रश था। उसके हाथ और ब्रश पर खून लगा था। डैनियल एक कोने में डर कर बैठा हुआ था और जमीन पर डैनियल की डॉगी की लाश पड़ी थी। उसके गर्दन पर उसी ब्रश से वार किया गया था। ये सब क्या है एरिक? तुमने डैनियल के डॉगी को क्यों मारा? बोलो। समझ नहीं आता, दिमागी हालत में बीमार कौन है, डैनियल या एरिक? मैथ्यू, एरिक को हमारे साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। इसे जल्द से जल्द हॉस्टल भेज दो, यहाँ से दूर, वरना ये हमारी इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर देगा। मैथ्यू ने हॉस्टल कॉल करके अगले ही दिन एरिक की हॉस्टल जाने की तैयारी की। अगले दिन मैथ्यू डैनियल को लेकर डॉक्टर लियाम के पास गया। मिस्टर मैथ्यू, डैनियल की दिमागी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। जैसे वो 10 साल से वैसा ही है। आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर, डैनियल की दिमागी हालत ठीक ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो मैं आपको लाखों रुपए हर महीने देता हूँ। हाँ, लेकिन मेडिसिन का लगातार बढ़ रहा डोज डैनियल के दिमाग पर बहुत गहरा असर कर सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर लियाम वॉशरूम के लिए निकल गए। वॉशरूम से बाहर आते वक्त एक चिपचिपी चीज से डॉक्टर का पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर गए। जमीन पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। वो डॉक्टर के सिर में घुस गया। डैनियल बेटा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ पापा। डैनियल ने एक कमरे से आवाज दी। डैनियल उस केबिन में डॉक्टर थेटेस्कोप, मास्क, इंजेक्शन, कैंची, इन्हीं सब चीजों के साथ खेल रहा था। मैथ्यू उसे अपने साथ लेकर घर गया। अगले दिन डॉक्टर की एक एक्सीडेंट में मौत होने की खबर छपी। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी हॉस्पिटल पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जमीन पर गिरने की वजह से ये मौत हुई है। आसपास कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे किसी पर शक हो। दिखने में तो ये एक एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन ये चिकनी सी चीज यहाँ आई कैसे, जबकि बाकी का सारा वॉशरूम फ्लोर क्लीन है? कुछ तो है कामिनी।
कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। मैथ्यू को टेंशन होने लगी कि अब डैनियल का इलाज कहाँ होगा और कौन करेगा। मैथ्यू, डैनियल हमारे लिए कितना जरूरी है ये तुम जानते ही हो। जल्द से जल्द उसका कोई इंतजाम करो। डैनियल माइकल से बहुत डरता था क्योंकि माइकल सबके साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता था। डैनियल को समझने वाला, उससे प्यार से बात करने वाला और कोई नहीं था। मैथ्यू अगले दिन कुछ काम से शहर के बाहर गया था। घर के सारे नौकर भी अपना अपना काम खत्म करके चले गए थे। डैनियल भी अपने टेडी के साथ सो रहा था। थोड़ी देर में किचन से कांच के ग्लास की टूटने की आवाज आई। उस आवाज से माइकल की नींद टूट गई। माइकल अपने कमरे से बाहर आया। माइकल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कौन है? कौन है वहाँ? माइकल किचन से बाहर आया और उसने सामने जो देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आधी रात को मैथ्यू घर पहुंचा। अंदर जाते ही उसने जो देखा, मानो वो वहीं सुन्न हो गया हो। सामने डैनियल सोफे पर बैठा था। उसके पैरों के पास माइकल की लाश पड़ी थी और डैनियल हाथ में रखे चाकू से खेल रहा था। डैनियल एक साइको की तरह बात कर रहा था। हेलो पापा, आप आ गए? ये आपके लिए सरप्राइज है पापा। देखिए, माइकल अंकल हमेशा आपको डांटते थे ना, आज मैंने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी और अब आपकी बारी है पापा। मैथ्यू चिल्लाकर कहता है। डैनियल, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? डैनियल ने गुस्से से मैथ्यू की तरफ देखा और बाजू में रखे फ्लावर पॉट मैथ्यू के सर पर मारा। मैथ्यू बेहोश होकर नीचे गिर गया। डैनियल ने चाकू से मैथ्यू पर वार किया। मैथ्यू को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और सामने इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी थे। हेलो मिस्टर मैथ्यू, अब कैसा लग रहा है? मैं यहाँ कैसे? और डैनियल कहाँ है? उसने मुझे मारना चाहा, वो पागल हो गया है। हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब आपको और हमें जल्द ही मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी मैथ्यू को पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहाँ डैनियल को एक कुर्सी से बांधा गया था। हवलदार लालू पटेल उसके साथ खड़े थे। इंस्पेक्टर राठौड़ डैनियल के पास गए। बताओ, क्यों मारना चाहते थे अपने पापा को? मैं जानता हूँ डॉक्टर लियम को भी तुमने ही मारा है। बस इतनी सी खबर निकाल ली तुमने राठौर। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन नहीं। अब सुनो, मेरे डॉगी को भी मैंने ही मारा था। डैनियल ने बताया कि जब एरिक गुस्से में उसके कमरे में आया था और उसे मारने की कोशिश की थी, तब डैनियल ने उसे जोर से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या हुआ एरिक भाई? आप जमीन पर कैसे गिर गए? आपको तो मुझे मारने का मन हो रहा है ना? मैं बताऊं? आपके मन में मुझे ऐसे मारने का ख्याल आ रहा है ना? ऐसे मारने का? और डॉक्टर लियम को कैसे मारा? डॉक्टर लियम को मारना मेरे लिए बहुत आसान था। जब वो मुझे चेक कर रहे थे, तब मैंने घड़ी देखी थी। उनके ब्रेकफास्ट में 10 मिनट बाकी थे। मैं जानता था कि ब्रेकफास्ट से पहले डॉक्टर लियम वॉशरूम जरूर जाएंगे फ्रेश होने के लिए। इसीलिए जब वो मेरे प्यारे पापा से बात कर रहे थे, तब मैं वहाँ से निकलकर पहले वॉशरूम गया और वहाँ फ्लोर क्लीन करने के लिए जो चिपचिपा लिक्विड था, वो मैंने जमीन पर डाल दिया। डॉक्टर लियम जैसे ही वॉशरूम में गए, उनका पैर फिसला और वो गिरकर मर गए। अपने बड़े पापा को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? क्योंकि सब मुझे अपने हिसाब से चलाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पापा और बड़े पापा ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। मुझे पागल बनाने की कोशिश की ताकि सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी उन्हें मिल जाए, और मुझे पागल करने में डॉक्टर लियम ने इनका साथ दिया। इसीलिए मैंने सबको मार डाला।
डैनियल की बात सुन राठौर ने डैनियल के पिता को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही डैनियल को एक साइकियाट्रिक के हवाले कर दिया। वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन सर, आपको इस पर शक कैसे हुआ? राठौर ने बताया कि जब उसने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, तब डैनियल से पहले एक कर्मचारी वॉशरूम को साफ करके बाहर निकला था और उसके बाद डैनियल वहां गया। अंदर जाते वक्त तो वो एक बच्चे की तरह लगा, लेकिन बाहर आते वक्त उसके ताव बदल चुके थे। और उसके बाद डॉक्टर लियाम वॉशरूम गए और जब मैंने सफाई कर्मचारी से बात की तो उसने बताया कि उसने सफाई अच्छे से की थी, लेकिन पता नहीं वहाँ पर वो चिपचिपा लिक्विड कहाँ से आ गया। बस तभी मेरा शक डैनियल की तरफ गया और मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। नेहा और विजय की नई नई शादी हुई है। दोनों बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। सुबह होते ही नेहा जाग गई और उसने बड़े प्यार से विजय को जगाया। गुड मॉर्निंग बेबी, चलो अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी आना है, मुझे घर के लिए सामान खरीदना है। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। क्या तुम भी बोरिंग सी बात कर रही हो? हमारी नई नई शादी हुई है, तुम घूमने फिरने की बजाय ये घर के कामों में लग गई। घर के कामों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अब बहाने मत बनाओ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। विजय अपने बिस्तर से उठा और वॉशरूम गया और ब्रश करने लगा। ब्रश करते करते उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर गया। नेहा, नेहा, नेहा! विजय की आवाज सुनते ही नेहा दौड़ती हुई विजय के पास आई। विजय, विजय, क्या हुआ तुम्हें? विजय, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नेहा ने घबराते हुए डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर, मैं नेहा जैन बात कर रही हूँ। विजय की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर विजय के घर पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की डेथ हो चुकी थी और नेहा उसके बगल में बैठकर रो रही थी। डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। मैं डॉक्टर चौधरी बात कर रहा हूँ, आप प्लीज डिवाइन हाउस में आ सकते हैं? एक इमरजेंसी है, यहाँ अभी अभी मिस्टर विजय की मौत हुई है। ओके, हम 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जल्दी से विजय के घर पहुँचे। क्या हुआ था इन्हें? पता नहीं सर, अचानक से इनके सीने में दर्द होने लगा। मैंने डॉक्टर को भी कॉल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। विजय की डेथ के बाद नेहा बहुत अपसेट रहने लगी। विजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। एक दिन जब नेहा चाय पी रही थी तो उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ी। आज पेपर में बिजनेसमैन रंजन की न्यूज दिखाई दी, जो करोड़ों का मालिक था और एक पेंटिंग का एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए वो मुंबई शहर में आने वाला था। न्यूज पढ़कर नेहा ने एक हल्की सी स्माइल दी और 2 दिन बाद नेहा उसी पेंटिंग के एग्जीबिशन में गई जहां रंजन आने वाला था। थोड़ी देर बाद रंजन भी वहां आ गया। रंजन पेंटिंग को देख रहा था। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। रंजन पेंटिंग देख ही रहा था कि उसकी नजर नेहा पर पड़ी। नेहा एक टेबल के पास चेयर पर बैठी थी। नेहा को देखकर रंजन उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद रंजन नेहा के पास गया। हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नेहा ने सिर हिलाते हुए हाँ बोला। रंजन नेहा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा विजय की आंखों से ओझल हो गई। रंजन एग्जीबिशन खत्म करके अपनी गाड़ी से वापस जा ही रहा था कि अचानक गाड़ी के सामने नेहा आ गई और गिर गई। रंजन ने गाड़ी से बाहर आकर देखा तो वो नेहा थी। नेहा जो बेहोश पड़ी थी। रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो नेहा को अपने घर ले आया। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुली तो वो नई जगह पर थी। वो बेड से उठकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी रंजन वहां कॉफी लेकर आया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। तुम यहाँ? और मैं कहाँ हूँ? और मैं यहाँ कैसे आई? तुम ये क्या कर रहे हो?
और ये कौन सी जगह है? अरे धीरे धीरे, इतने सारे सवालों के जवाब देते देते तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। रंजन और नेहा ने कॉफी पी और रंजन नेहा को छोड़ने के लिए उसके घर गया। ऐसे ही रंजन और नेहा में दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे रंजन को नेहा पसंद आने लगी। वो दोस्ती के नाम पर उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा। एक दिन जब रंजन नेहा के घर आया था और नेहा से बात कर रहा था, तभी वहाँ चित्रा आ गई। चित्रा विजय की सगी बहन थी जो अमेरिका में थी। विजय की मौत के बाद वो नेहा से मिलने आई थी। उसके बाद रंजन वहाँ से चला गया। नेहा और चित्रा विजय को याद करके रोने लगे। अगले दिन रंजन फिर से नेहा को मिलने आया, लेकिन उसने देखा कि चित्रा पेंटिंग कर रही है। रंजन चित्रा के पास गया और उससे बात करने लगा। आपको पेंटिंग आती है? आपको पेंटिंग करना पसंद है? हाँ, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और इसी सिलसिले में मैं अमेरिका गई थी। विजय भैया की इच्छा थी कि मैं एक फेमस आर्टिस्ट बनूं। चित्रा जी, आप तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाती हैं। इन पेंटिंग्स को तो एग्जीबिशन में होना चाहिए। चित्रा और रंजन बात कर ही रहे थे कि नेहा वहां पर आ गई। दोनों को बात करते देख नेहा गुस्से में आग बबूला होने लगी। धीरे धीरे चित्रा और रंजन के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और नेहा इनसिक्योर फील करने लगी। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी नेहा से मिलने उसके घर गए। मिस नेहा, हमें विजय के बारे में जानकारी चाहिए। क्या विजय को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी? हाँ सर, विजय ने मुझे बताया था कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। ओके। एक दिन चित्रा घर पर नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी वहां रहने के लिए, और इसी बात का फायदा उठाकर नेहा ने पार्टी के बहाने रंजन को घर पर बुलाया। नेहा अच्छे से तैयार होकर रंजन का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद रंजन आ गया। डोरबेल बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो रंजन नेहा को देखता ही रह गया। नेहा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, प्लीज कम। नेहा और रंजन साथ में एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तभी रंजन ने नेहा को प्रपोज किया। नेहा भी यही चाहती थी कि रंजन उसे प्रपोज करे। नेहा, विल यू मैरी मी? क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ शेयर करोगी? रंजन, तुम तो सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। मेरे पति विजय की 2 महीने पहले ही मौत हुई है और मैं उनके गम से अब तक बाहर नहीं आई हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारी कंपनी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं समझ सकता हूँ नेहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। अगले दिन जब चित्रा घर लौटी तो नेहा ने ये बात चित्रा को बताई कि रंजन उससे शादी करना चाहता है। चित्रा ने नेहा से थोड़ी देर बात की। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नेहा ने चित्रा और रंजन को बात करने के लिए बुलाया और उन्हें ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीते ही चित्रा और रंजन को नींद आने लगी। ये क्या हो रहा है? भाभी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मेरा भी सर चकरा रहा है। तुम दोनों ने क्या मुझे पागल समझा है कि तुम मेरे खिलाफ चाल चलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? नेहा ने बताया कि उसे सब पता चल चुका है कि रंजन और चित्रा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और उसे फंसाने के लिए दोनों ने ये प्लान किया था। नेहा ने बताया कि आज सुबह जब चित्रा वॉशरूम गई थी तब नेहा उसके कमरे में गई थी और उसने चित्रा का मोबाइल चेक किया था। तभी उसे चित्रा और रंजन के रिलेशन के बारे में पता चला। लेकिन तुमने भैया को क्यों मारा? वो तो तुमसे प्यार करते थे, पैसों के लिए। मैंने विजय से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और शादी के अगले ही दिन मैंने विजय की टूथपेस्ट में एक ऐसा लिक्विड मिलाया था जो बॉडी में जाते ही हार्ट की नसों को बंद कर देता है और एक ही घंटे में शरीर से उड़ जाता है, जिससे किसी को पता नहीं चलता कि मरने वाला आखिर मरा कैसे। सबको यही लगता कि वो हार्ट अटैक था। नेहा के ऐसा कहते ही वहाँ की लाइट्स ऑन हो गई और नेहा ने अपने सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी को पाया। और अब तक जो चित्रा और रंजन बेहोश होने का नाटक कर रहे थे वो अब ठीक थे।
चित्रा नेहा के सामने आई और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। तुम्हारे ऊपर मुझे पहले से ही शक था कि भैया की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। इसीलिए मैं अमेरिका से वापस आई थी सच जानने के लिए। और उस दिन जब इंस्पेक्टर राठौड़ को आपने ये बताया कि भैया को हार्ट की प्रॉब्लम थी, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं उसी दिन पुलिस स्टेशन गई थी। सर, मेरे भाई विजय को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखता था। मैं अमेरिका में जरूर थी, लेकिन विजय भैया से मेरी हमेशा बात होती रहती थी। वो बिल्कुल ठीक थे। और नेहा के बारे में मुझे यहाँ आने के बाद एक और बात पता चली है। वो क्या? सर, नेहा की इससे पहले भी 2 शादियां हुई थी और दोनों पति शादी के दूसरे दिन ही हार्ट अटैक से मर गए थे। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना सर? ये नेहा बहुत चालाक है, इसके साथ भी हमें चालाकी से पेश आना होगा। चित्रा ने बताया कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ, रंजन का प्रपोज करना, नेहा का उस पर शक करना, उसका मोबाइल चेक करना, यहाँ तक कि ड्रिंक पीने का नाटक करना, ये सब उसका एक प्लान था ताकि नेहा अपना गुनाह खुद ब खुद कबूल कर ले। अब चलिए मिस नेहा जी, 3 खून किए हैं आपने। अब तो आपकी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। वो तो है कामिनी। थैंक यू सो मच चित्रा। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपकी वजह से मेरे भाई को न्याय मिला है।